जय हिंद साथियों। ये हमारी करंट अफेयर की तीसरी क्लास। पिछली बार हम 97 प्रश्न कवर कर चुके हैं और ये हमारी शुरुआत 98 प्रश्न से होगी। 2 महीने का हम लोग करंट पूरा कवर कर चुके हैं, मार्च का, फरवरी का, ये हमारा जनवरी का है। 400 से 500 प्रश्न में पूरे हमारे वर्ष का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी से आपको पूरी क्लास पढ़ते चलना है। बाद में मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। यदि मुझे लगा कि आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा नहीं है तो फिर मेरे मूड के ऊपर है कि मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊं या ना कराऊं। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ते चलना है। 20 से 25 मिनट मैंने बोला था कि पर डे ऐसा टाइम देना, 20 से 25 मिनट एक वीडियो, 20 से 25 मिनट एक वीडियो। तो आपका जीके का, करंट का और साथ में साइको का, ये सारी चीजें कवर में करवाता चलूंगा। और अभी हमारे पास कम से कम मुझे लगता है कि 15 मई से और 5 से 10 जून के बीच में हमारा एग्जाम होगा रिटन वाला। तो बिल्कुल तैयार रहना है और ईमानदारी से आपको परिश्रम करते चलना है। 98वें प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रथम स्थान पाने वाला राज्य कौन रहा है। ये पहले सुन लेना है कि राज्य क्यों रहा है प्रथम स्थान। तो पहले तो हमारे जो गणतंत्र दिवस पे विशेष चीजें हुई हैं, जैसे कोई विदेश से हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, वो कौन है। और इस बार हमारे यहाँ पर महिलाओं ने सबसे हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है, तो इससे हम लोगों का थोड़ा और विशेष ध्यान करने वाला है कि गणतंत्र दिवस पर ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई है। दूसरी हमारा रहा जो उत्तर प्रदेश रहा है, ये महाकुंभ की एक झांकी बनाई हुई थी, स्वर्णिम भारत का एक रूपरेखा दिखाई हुई थी। विरासत और विकास को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाया गया था उत्तर प्रदेश को, इस वजह से प्रथम स्थान रहा है। दूसरा रहा है त्रिपुरा का। ये जानने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रथम स्थान किसका रहा है। ठीक है, अब आगे प्रश्न आएंगे कि कौन कौन से हमारे एक इंडोनेशिया के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति थे। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के थे, तो मुख्य अतिथि के में इंडोनेशिया के, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में जानकारी रखनी है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। देखो, आईसीसी अंडर 19 आपने देखा होगा, विश्व कप तो भारत ने दे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप है, भारत ने चैंपियनशिप पुरुषों की जीती है, वो आपको पता है। और प्लेयर ऑफ द कैप्टन ईयर अवार्ड भी रोहित शर्मा जी को गया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो थोड़ा ध्यान करके प्रश्न को, मैंने बोला था कि आप उत्तर की सही करने की दौड़ में मत दौड़ना है, आपको समझना है प्रश्न। यदि आप प्रश्न समझ पाते हैं तो उत्तर आपको नहीं भी आता है तो संभावना बन जाती है कि आप लगा लेंगे। यदि प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं सही से कि हमसे परीक्षार्थी क्या पूछना चाह रहा है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर समस्याएं होने लगी। ठीक है, तो हमको समझना है ऑस्ट्रेलिया ने जीती है महिला। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश की स्मृति मंदाना जी को चुना गया है। इन्हें लगभग 13 वनडे मैच खेले थे और 714 रन बनाए थे, तो इसलिए इनको क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। ये आपको याद रख लेना है, स्मृति मंदाना। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है। देखो, आप लोगों को ज्यादा चर्चाओं में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होना कि यूसीसी मुस्लिम धर्म के खिलाफ या किसी अन्य धर्मों के खिलाफ या हिंदू धर्म के लिए कोई फायदा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। आपको ये लगेगा, कुछ लोगों को पता होगा कि 1869 में देखो गोवा में तो लागू हो चुका है, उस समय वहां पर पुर्तगाल का शासक था। तो हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्र भारत के बाद में राज्य हुआ, ये प्रथम राज्य है हमारा उत्तराखंड। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रथम राज्य गोवा है, क्योंकि वहाँ हमारे स्वतंत्र भारत औपनिवेशिक शासन में लागू हो चुका था। स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्य। दूसरी बात, जाति धर्म जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, कानून है, और जो लगता है कि किसी समाज के ऊपर, किसी लोगों के ऊपर कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो उन कानूनों में सभी धर्म जाति के लोगों पे एक रूपता लाना, इसका यूसीसी का मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन राजनीतिक पार्टी कुछ इस तरह से पेश करती हैं जनता के सामने, तो कुछ लोगों को लगने लगता है कि हमारे खिलाफ है और कुछ लोगों को लगने लगता है कि हमारे समर्थन में है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो भी हमारे यहाँ पर नियम कानून लाए जाते हैं वो जनता की भलाई के लिए लाए जाते हैं, कभी किसी लोगों के खिलाफ के लिए लाई नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, उन कानूनों का पता कब चलता है, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए, लागू हो जाए, और फिर बाद में उनका क्या परिणाम आता है कुछ दिनों बाद जब पता लगता है। तो शुरुआत में कुछ पता नहीं लगता है। तो ऐसे जो भी हमारे साथ तैयारी करते हैं वो ऐसी कुछ मानसिक स्थिति में मत रहना कि हमारे फायदे में या हमारे खिलाफ है। ठीक है,
102वां किस टीम ने प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग को अपने नाम किया है? ये ओडिशा वायरस ने। देखो ये पहली बार हुआ है, तो आपको ओडिशा वायरस की उड़ीसा का याद रखना है कि ऐसा महिला हॉकी इंडिया लीग ये क्योंकि अलग सा और प्रथम बार हुआ है। मैंने बताया था कि कुछ हटके यदि होता है प्रथम बार हमारे देश में तो उसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं बन जाती है पूछने की। तो आपको ओडिशा वायरस का ध्यान याद रखना है। कभी भी ऐसी कुछ चीजें आए हॉकी संबंधित तो आप लोगों को सीधे ओडिशा लगाना है। ठीक, किस राज्य ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? देखो ये चीजें अलग हैं। आपको एरोस्पेस और रक्षा नीति को राज्य देने लगे हैं यदि मंजूरी, तो इसमें हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा कार्य कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावना भी रहती है यदि हमारा प्राइवेट सेक्टर इसमें आता है एरोस्पेस में और रक्षा क्षेत्र में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा और हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश होगा। हमारे 4 ऑप्शन हैं। उत्तर प्रदेश राज्य एक अच्छी पहल की है। ठीक है, देखो हमारे ना तो किसी नेता से दुश्मनी है ना हमारी किसी राज्य से दुश्मनी है, समझ गए? हमें केवल मतलब अपने राष्ट्र से है, राष्ट्र की उन्नति से है। तो कोई भी यदि नेता अच्छा कार्य करता है कोई प्रदेश है तो हमको बिल्कुल खुले दिल से उसकी सराहना करनी है। यदि लगता है कि कुछ हमारे नागरिकों की हमारे देश के अगेंस्ट जा रही हैं बातें तो उसके हम लोगों को भरपूर भर्त्सना भी करनी है। ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल तटस्थ होकर पढ़ाई करेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग इंटरव्यू अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे यदि ऐसे पढ़ते हैं। यदि आप एक तरफा दृष्टिकोण से कोई चीज़ें पढ़ते रहते हैं तब आप इंटरव्यू के लायक नहीं बन सकते। तो इसलिए यदि आप लोगों को लगता है कि हम इंटरव्यू फेस करें और हम लोग अंततः फाइनल लिस्ट में भी आ जाएं धर्मगुरु की, तो आपको ऐसी चीज़ें इस प्रकार देखनी पड़ेगी। ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में क्रिकेट ऑफ द ईयर, देखो ये समझ लेना है क्रिकेट ऑफ द ईयर। ये T20 में ये जो मैंने रोहित शर्मा का बोला था वो कैप्टन का बोला था। ठीक है, अब यहाँ पर है वो अर्शदीप सिंह है, ये प्लेयर है। 18 मैचों में 36 विकेट लिए थे, इसलिए इनको क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया अर्शदीप सिंह को। स्मृति मंदाना, अर्शदीप सिंह, ये ओडीआई में। अब ओडीआई का क्रिकेट ऑफ द ईयर आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग यदि जो लोग हमारे साथी लिखते हो तो वो जरूर सर्च करके बगल में लिख लेना। ठीक है, 105वां है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जब हमारे वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ पे लाया गया और भरपूर कोशिश, सबसे ज़्यादा वयस्क मताधिकार के बारे में हमारे जवाहर प्रथम प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था कि वयस्क मताधिकार हो सभी लोगों को, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले आप लोगों को पता था कि संपत्ति शिक्षा के आधार पर वोट देने के लिए मिलता था। बाद में जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उनका एक नियम मान लें जो वो समाजवादी विचारधारा के प्रणेता थे या उसके तरफ ज़्यादा रुझान रखते थे, इस वजह से उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया। तो यहाँ 25 जनवरी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है हमारे देश के नागरिकों को। धोखे से ऐसी बातें हो जाए चर्चा फिर हम लोग बाद में पछताने के लिए ना रह जाए, तो छोटी छोटी बातें हमको याद पड़ते चलनी। हाल ही में भारत में कौन सी युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली अनावरण हुआ है? ये थोड़ा मुझे हटके लगा प्रश्न। ठीक है, जो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का अनावरण किया गया है वो है संजय। ठीक है, तो ये इस संजय का नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो ये पूरी हमारी युद्ध क्षेत्रों पर और सीमाओं पर निगरानी करेगी। इसमें जो भी अब हमारे सैनिकों में चुनौतियां पेश होती है उसमें कम से कम करने की इस वाली प्रणाली में किया जाएगी, कोशिश की जाएगी। ठीक है, 107वां हमारा है किस राज्य ने पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचों को शुरू किया है? देखो इसका मतलब ये हुआ है कि ये हमारी आपदा प्रणाली ये केरल ने किया हुआ। जो भी हमारे दक्षिण के राज्य हैं ये ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको पता है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा होने वाला है हमारे वैश्विक तौर पर और हमारे देश के तौर पर। तो इसमें एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचन को शुरू, ऐसा हो सकता है कि आप कवचन पढ़ के उत्तर प्रदेश बिहार को लगा के आए, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ केरल ने शुरू किया, तो इस पर आपको विशेष गौर करना है। ठीक है, 108वां प्रश्न देखते हैं हम लोग।
किस राज्य में 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी की घोषणा की गई है? ये देखो की तो गई है, ज्यादातर हमारे साथियों को याद होगा मध्य प्रदेश में, लेकिन इसमें आपको विशेष तौर पर क्या याद रखना है कि क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर धार्मिक स्थानों से शराब बंद करना कोई अनैतिक या अवैध व्यापार को न्योता देना नहीं है? ऐसे प्रश्न बनते हैं। जैसे कोई आपसे पूछा जाए कि बिहार और गुजरात में, तो आपको कुछ अच्छे और कुछ बुरे नकारात्मक और सकारात्मक तर्क आने चाहिए जब आप ऐसे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। केवल हाँ ना में बोलेंगे इसमें कि 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी, देखो एक होती है नियति, एक होती है नीति। आप यदि नीति के आधार पर बंद करेंगे तो आपके यहाँ पर जरूर शराबबंदी हो सकती है। यदि आप नियति के आधार पर आप केवल फायदे, चुनावी फायदा के लिए ऐसे कुछ अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसी चीजें करते हैं तो कभी नहीं होगी। आपको पता है कि जिस बिहार में एक अभी नई खबर आई थी बीच में कि गैस के एक टैंक में अंदर शराब की पेटियां भर के बिहार सप्लाई हो रही थी। पहले तो होती आई है जब से बंद हुई है, अभी जब पकड़ा गया, जब ऐसी खुली है बात, तो इससे आपको पता लग सकता है। और फिर एक हमारे आप लोगों को पता है कि कमीशन एजेंट कितने हैं और अवैध व्यापार कैसा बढ़ जाता है। तो ऐसा देख के बड़ी सतर्कता से ऐसी चीजें करें और एक नीति के अनुसार ऐसी की जाए तो जरूर ऐसा हो सकता है कि सकारात्मक दिशा में एक कदम हो सकता है। ठीक है। कौन सा देश फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये फिडे शतरंज, अभी हम लोगों ने शतरंज के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, योगदान दिया है हमारे देश के खिलाड़ियों ने, इसलिए हम लोगों को थोड़ा शतरंज में सतर्क होकर चलना है और एक दो प्रश्न जो भी हमारे शतरंज से संबंधित है उनको देखते जरूर चलना है। ठीक है। तो ये हमारे भारत मेजबानी करेगा 2025 की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन ए हमारा 1 में, दूसरा है 5वां, 6वां, चौथा। ए ऑप्शन डी है, चौथा रहा है। पहला सबको पता है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत। लेकिन आपको पता होगा कि सबसे लास्ट कौन सा है? तो सबसे लास्ट हमारा रहता है वो है, रहता है भूटान। भूटान का एक कहना रहता है कि भाई आप लोग लड़ें, हमें कोई मतलब नहीं है, ना हमें किसी से लड़ना है और ना किसी से झगड़ना है। तो ना हम लोगों को हथियारों का प्रोडक्शन करना है, ना किसी से खरीदना है। हमको विश्वास है कि कोई हम पर हमला नहीं करेगा। तो ऐसी चीजें हैं। तो सबसे लास्ट में जो 145 में नंबर पर है वो भूटान है, हमारा पड़ोसी देश। छोटी मोटी जानकारी ये यदि आप लोगों को रहे तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो डी गुकेश, आपको पता होगा कि सिंगापुर में हराया था, कहाँ के खिलाड़ी को हराया था? चाइना की, और यहाँ पर चैंपियन बने हैं, विश्व चैंपियन। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है। देखो ऐसा लगता है कि रत्नागिरी यदि आता है तो ज़्यादा महाराष्ट्र से संबंध लगने लगता है। तो यहाँ पर अभी 1200 वर्ष पुराने बौद्ध स्थलों की कुछ ऐसे अवशेषों की खोज निकली है, तो यहाँ पर ये चर्चाओं में रहा है। और बौद्ध जैन से संबंधित कई चीज़ें हम लोगों से पूछ ली जाती हैं। हर जो भी एग्जाम है, चाहे वो आर्मी वाले हों, चाहे वो रेलवे की हैं, कोई भी सेंट्रल एग्जाम है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को थोड़ी होना चाहिए जानकारी। पराक्रम दिवस कब मनाया गया? देखो ये पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और इसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी। और ये हमारा देखो डी ऑप्शन 128वीं जयंती है, तो इसमें इसी में मनाया जाता है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। तो ये शायद मुझे लगता है कि पूछने की शायद ऐसा हो जाए कि आपसे पूछ लिया जाए, तो इसमें पता होना चाहिए कि कब मनाया गया। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है वो कर्नाटका में होता है। मैंने इसलिए बताया है प्रथम स्थान कर्नाटका में, क्योंकि आप चाय उत्पादन की जगह कॉफ़ी लिख दिया जाए और पहला ऑप्शन दिया जाए आपको असम का, तो आप लोग असम लगा के आ जाएंगे कि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादित होती है। असम में चाय उत्पादित होती है, लेकिन कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटका में होती है प्रथम स्थान पर। ठीक है। इस पे विशेष मैंने बोला है कि आपको प्रश्नों पर ज़्यादा कवर करना है। पहला महिला खो खो विश्व कप किस देश ने जीता? ये हमारे भारत ही ने जीता है, नेपाल से। महिला भी जीता है, पुरुष भी जीता है, लेकिन ये प्रथम विश्व कप आयोजन हुआ है और भारत ने जीता है, इसलिए हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और एक खो खो हमारे ही देश का खेल है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अब हम कामयाब हुए हैं, इसलिए और जरूरी है हमको ये
सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। और इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा संघर्ष हमारी सीआरपीएफ करती है नक्सलियों में। अभी नक्सली ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, तो इसमें इसलिए आपको ऐसा हो सकता है कि कोई महानिदेशक के बारे में आपसे पूछ ले, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको याद रहना चाहिए। 107वां, इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेट के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाने की मंजूरी दी है? अभी हमारे यहाँ पर भारत में इसरो के 2 लॉन्च पैड थे, अब हमारा तीसरा जो लॉन्च पैड है वो आंध्र प्रदेश में बनाने की मंजूरी मिल गई है। तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन डी है। ठीक है। एनडीआरएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये आपको पता होना चाहिए कब मनाया गया। एनडीआरएफ ये 19 जनवरी को, ये 2006 से इसका गठन किया था। अब आप लोग ये मत समझना कि एनडीआरएफ क्या है। देखो, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका मतलब होता है कि कोई भी आपदा आती है तो आपको त्वरित कार्रवाई बल मिलेगा। तो यहाँ इसलिए मैंने ये प्रश्न डाला है कि आपको शायद हो सकता है कि पहले वीडियो का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो ये सबसे ज़्यादा हमारी चर्चाओं में रहते हैं। शायद इसरो, डीआरडीओ, एनडीआरएफ ऐसे फुल फॉर्म आपसे पूछ लिए जाए तो बाद में आप लोग समस्याओं में ना फंसें, इसलिए मैं ऐसे प्रश्न एक डाल देता हूं जिसमें आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो 19 जनवरी को हमारा 2006 से इसका गठन हुआ था एनडीआरएफ का। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना द्वारा विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास, ऐसे देखो डेविल स्ट्राइक आप भी याद रहे, जैसे आपको ये प्रश्न दिया जाए और ऐसे कुछ नाम दे दिए जाए तो आप डेविल स्ट्राइक पर बाद में जाएंगे, पहले इनको निशान लगा लेंगे क्योंकि आपको इतना जानकारी रहती नहीं हो, और जिसको जानकारी है वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। तो याद रख लेना है, ऐसे कुछ यूनिक नाम है डेविल स्ट्राइक। ये हमारे भारतीय थल सेना और वायुसेना में विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास हुआ है। ठीक है। अब हमारी जो थल सेना है वो हवाई सेना के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ा रही है, इसलिए हमको ये सारी चीज़ें। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये कर्नाटका ने जीता है। आपको मुंबई और विदर्भ ऐसी चीज़ें आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कर्नाटका ने। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? या यही थे हमारे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं चारों ऑप्शन समझ लेना है। नवीन रामगुलाम ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री है, अभी चुने गए थे, चुनाव हुआ था। ये आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। देखो, श्रीलंका के अभी आर्थिक जो संकट आया था उसके बाद चुनाव हुए, राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके बने। वो हमारे यहाँ पर सबसे पहले प्रथम यात्रा की और अच्छा स्वागत किया गया भारत के द्वारा उनका, क्योंकि पड़ोसी देश है। एमेनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के समय, और एमेनुअल मैक्रो भी आए हुए। तो इन चारों ऑप्शन में से एक प्रश्न आपको 100% वहां रखा मिलेगा, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप को किसने लॉन्च किया? ये राजनाथ सिंह ने। अब भारत रणभूमि दर्शन, देखो 1962, 1965, 1971 जो भी युद्ध हुए हैं हमारे, उसमें रणभूमि का आपको मतलब एक टूरिस्ट क्षेत्र में विकास करने के लिए जो हमारे देश के नागरिक को विदेश भी और विदेशी भी वहाँ पर जा सके, तो ऐसी कोई मंशा से हमारे रक्षा क्षेत्र ने और जो भी सेंट्रल केंद्र की सरकार ने रणभूमि रक्षा दर्शन ऐप का इसका शुभारंभ किया है या लॉन्च किया है। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये क्यों किया है और किसने किया है, तो राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 123वां प्रश्न, पीएम नवी मुंबई में किस मंदिर का उद्घाटन किया है? क्योंकि ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है और श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर बनाया, इसका 187 करोड़ की लगभग लागत से बना हुआ है। तो हमारे पीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया था। अब आपको एक इसी में प्रश्न पहला कि हमारा एशिया का प्रथम कौन सा इस्कॉन मंदिर, तो वो बेंगलुरु में है। बाकी नाम आपके लिए होमवर्क के खोज के बगल में लिख लेना है। ठीक है। 124वां भारत अंतरिक्ष मानव रहित में डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बना? ये चौथा। देखो, कोई भी ऐसी तकनीकी क्षेत्र में कौन सा नंबर आए तो सीधे आंख बंद करके चौथे पर डाल दिया करो भारत को। पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, तीसरा या तो चाइना आ जाएगा या फिर हमारा यूरोप में का आ जाएगा कोई देश, या जापान आ जाएगा, लेकिन भारत चौथे नंबर पर खड़ा रहता है। तो डॉकिंग मतलब, देखो डॉकिंग मतलब एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह को जोड़ना है,
और ये साधारण नहीं है कि आप लोग यदि 2-4 पैदल चल रहे हो, किसी को चिपकाना हो तो कोई वहां पे आके चिपका दे। हजारों किलोमीटर की गति से चलता हुआ कोई रॉकेट और दूसरा रॉकेट उसमें जोड़ देना, ये होती है डॉकिंग। एक होती है डी डॉकिंग या अनडॉकिंग, और फिर दो जुड़े हुए रॉकेटों को अलग अलग निकालना। इसका फायदा ये है डॉकिंग का कि कोई भी हमारे यदि अंतरिक्ष स्टेशन बना लेते हैं हम लोग अंतरिक्ष में, वहां पर कोई यात्री है और किसी वजह से वो हम लेके नीचे आ नहीं पा रहे, जैसे अभी अमेरिका के साथ हुआ था, तो मान लो कोई भी जरूरत के सामान है तो वहां पर हम लोग प्रक्षेपण यान से पहुंचा के और डॉकिंग करके वो उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए ये फायदा है। ठीक है, 125 पर आएंगे हम लोग। परशुराम कुंभ मेला की शुरुआत किस राज्य में हुई? ये इसलिए मैं डाला हूँ कि ये अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत में हुआ है, वैसे वहाँ पर कम होते हैं। ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऐसा कुछ प्रश्न हम लोगों को तुक्का भी लगाएंगे तो यहीं पर लगाएंगे, अरुणाचल नहीं पे पहुँचेंगे, तो इसलिए तुक्का ना लगाना पड़े, उससे पहले हमको जानकारी हो जाए कि ये मेला अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन? ये 1200 हॉर्स पावर का इंजन बनाया है, हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। वो भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है। अभी तक पूरे विश्व में 600 हॉर्स पावर का इंजन है, और लेकिन हमारे भारत ने हाइड्रोजन का 1200 हॉर्स पावर का इंजन बना लिया है। तो ये बहुत बड़ी महान उपलब्धि है भारत के लिए, ये विशेष तौर पर याद रख लेना है। भारतीय थल सेना दिवस, थोड़ा ये मिस्टेक हो गई है, सेवा लिख गया है। कब मनाया गया जाता है? 15 जनवरी को। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा पीछे की जानकारी जरूर है। यदि कोई थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, ऐसी आप लोगों से चर्चाएं करने लगे इंटरव्यू में, तो आप उसके लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो बात करने के लिए कि क्यों मनाया जाता है, कब क्या हुआ था और कैसे हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं अभी आपको ये जानकारी नहीं दूंगा, ये सारी चीजें हम लोग इंटरव्यू की जब तैयारी करेंगे जब बात करेंगे। ठीक है। 128 डीआरडीओ द्वारा बनाया गया हिम कवच क्या है? ये देखो, डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए हिम कवच मुझे इसलिए लगा है क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा बहुत अच्छा एक अनुसंधान किया गया है। ये हमारे जो सियाचिन में सैनिक रहते हैं माइनस डिग्री में, तो ये -60 डिग्री तक भी सुरक्षा करेगा सैनिकों की। तो एक ड्रेस है हिम कवच, तो इसको विशेष तौर पर याद रख लेना है कि हिम कवच ड्रेस हो, -60 डिग्री तक भी ये हमारा मतलब सुरक्षा करता रहेगा सैनिकों की ठंडी से। ठीक है। सियाचिन में जो भी हमारे तैनात रहते हैं सुरक्षा कर्मी, उनके लिए ड्रेस बनाई गई है। सोनमर्ग सुरंग कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में हमारे पीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए डाल दिया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? किस देश में हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया? देखो, ये सारा हमारा पड़ोसी देशों में होता है, इसलिए कुछ ज़्यादा लेने की है नहीं, लेकिन विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, कि कहाँ ऐसा हो जाता है, और ये पड़ोसी देशों के प्रश्न ही हमसे बनने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा है। तो 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और श्रीलंका ने कोलंबो में अपने आयोजित हुआ था और हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है, क्योंकि श्रीलंका देश में हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये याद रख लेना है। हमारा पड़ोसी देश किस भाषा को, जहां पड़ोसी देश हमारा ऐसा सहयोग कर रहा है, वहीं हमारे भारत देश में तमिलनाडु राज्य इसका खुला विरोध कर रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? मैंने एक स्पेशली शास्त्रीय भाषा पर क्लास ली है, जो दोस्त जानना चाहें वो समझ सकते हैं कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है और कौन कौन सी भाषाएं। मैं पहली बताए दे रहा हूँ कि 2004 में तमिल को मिला था, 5 में संस्कृत को, और जो अन्य भाषाएं हैं, और ये अभी हमारी मराठी को दिया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तो वो क्लास जाके पूरा समझ सकते हैं। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में, ये आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए। ठीक है। साइबर हमलों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये दूसरे स्थान पर रहा। 2024 में भारत के ऊपर लगभग 95 हमले हुए थे, लेकिन अमेरिका के ऊपर 150 साइबर हमले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा आरोप जो लगाया जाता है वो साइबर हमलों का मान लेते हैं कि चाइना पर लगाया जाता है। लेकिन इसी से निकलता है एक हमारा प्रश्न कि साइबर आतंकवाद क्या है?
इसके लिए भारत की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, ऐसी इंटरव्यू में चर्चा होती है। तो वो इस स्तर पर हम लोग अलग से चर्चाएं करेंगे जब इंटरव्यू हम लोग फिजिकल मेडिकल फिट हो गए। 138वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की? ये उत्तराखंड ने की है, और उसकी जो मसाल का नाम रखा गया था वो तेजस्विनी थी। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि तेजस्विनी मसाल और उत्तराखंड में इसका राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है उत्तराखंड ने। ठीक है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ये बहादुर सिंह साहू। ये पद्मश्री भी है और इन्हें स्वर्ण पदक विजेता भी है। तो इनको बनाया गया है, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी और 2 वर्ष के लिए बनाया गया है। इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? ये वी नारायण को चुना गया, अभी जनवरी में चुना गया था। तो इसरो ज्यादा चर्चाओं में रहता है, जो अब चंद्रयान 5 मिशन तक भी पहुंच गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसरो का फुल फॉर्म, इसरो की स्थापना, अभी नए जो चुने गए हैं महानिदेशक उनके बारे में आपको, या अध्यक्ष के बारे में। तो वी नारायण 1-2 वर्ष तक अब लगातार रहेंगे, तो इसको आपको जरूर याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसरो DRDO ये हमारे अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र से संबंधित, तो इनसे प्रश्न निकलने की ज्यादा। पहला जल्लीकट्टू आयोजन किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में हो गया था, 4 जनवरी को हुआ था। और ये पोंगल उत्सव में इसको जल्लीकट्टू खेल का, ये बैलों की प्रतियोगिता है। अब ये पोंगल तो है, ओणम किस राज्य का है और उसमें क्या होता है वो आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। ठीक है। 138वां प्रश्न, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान की स्थापना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है नई दिल्ली में PM मोदी जी द्वारा। और आयुर्वेद के अनुसंधान में और साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद के बढ़ते कदम को देखते हुए या जरूरतों को देखते हुए ऐसे एक अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है, PM मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में रखी गई है। ये याद रख लेना है हमको। ठीक है। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये पहला है ग्रामीण भारत महोत्सव का। तो ऐसी कुछ चीजें आ जाए पहली भारत में यूनिक सी लगे, वो आप पढ़ते चलना है। राजगोपाल चिदम्बरम जी का निधन हुआ, वह कौन थे? ये वैज्ञानिक थे और परमाणु हथियार कार्यक्रम में जो 1974 में प्रथम हमारा परमाणु परीक्षण हुआ, फिर 98 में हुआ, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसरो के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं और अब इनका निधन हो गया। तो इसमें ये बहुत, अब आपको विशेष तौर पर इनको याद रख लेना है कि राजगोपाल चिदम्बरम जी कौन थे। ठीक है, तो विशेष तौर पर याद करना है। भूकंप प्रभावित किस देश को भारत द्वारा $5 लाख की सहायता दी गई? ये जो दी गई है ये वानुअतु देश को दी गई है। अभी हाल ही में तो जरूर आपको देखा होगा कि म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप आया है, लेकिन जो सहायता दी गई है वो हमारा दक्षिण पूर्व का देश है, एक द्वीपीय देश है वानुअतु, उसको प्रदान की गई है। ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दौरा भी किया था उस देश का, इसलिए। और DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ऐसे फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 32 को किया गया है। मैं स्पेशली एथलीटों की क्लास लिया हूँ। ठीक है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका, ये उत्तराखंड ने बनाई है कि वन संरक्षण को जागरूकता, नागरिकों में जागरूकता और संवर्धन के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। ठीक है। आते हैं 145 में, कितने खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? ये समझ लेना कि हमारे भारत खेल क्षेत्र में भारत रत्न के बराबर है ये पुरस्कार, इसलिए ज्यादा चर्चाओं में है। और 4 खिलाड़ियों को दिया गया। और ये आप एक क्लास तो मैंने बता ही दिया था कि सब अच्छी तरह समझाया था खेल से संबंधित सारे पुरस्कारों को, लेकिन आपको जो नए छात्र जुड़े हैं, साथी जुड़े हैं, उनको जरूर इसकी जानकारी कर लेनी है, क्योंकि इससे जरूर बनेगा एक प्रश्न। किस देश के साथ सूर्यकिरण युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है? मैंने बताया था कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से हुआ है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये हॉकी से, वो फुटबॉल से संबंधित है। और इसका हमारे बंगाल ने अभी हाल ही में फाइनल जीता था, तो इसलिए पिछली बार डूरंड कप पूछ लिया गया था। ऐसे अब आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोगों को अब इनको ऐसे प्रश्नों में भी सतर्कता बरतनी है। ठीक है। 1 वर्ष में 2 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग किस देश में चलाया गया? तो ये हमारे दक्षिण कोरिया में मचा हुआ है। बाकी कनाडा, दक्षिण कोरिया हमारा अच्छा मित्र है। कनाडा भी मित्र था, वहाँ से हमारी थोड़ी अभी मान लेते हैं कि दूरियां बड़ी थी, तो वहाँ का भी याद रख लेना है। ठीक है।
आते हैं हमारा सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ को आपको विशेष तौर पर रखना, तो ये बितुल कुमार जी, ठीक है। ये 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। देखो, अपराध में यदि 22% की वृद्धि दर्ज की गई हो तो आपके अंदर आ जाएगा तुरंत बिहार या यूपी, ऐसे राज्यों में। लेकिन इस बार ये थोड़ा हट के आया है, तेलंगाना में हुआ है ऐसा, तो इसमें आपको विशेष अपनी दृष्टि बनाए रखनी है। अब हमारे 153 प्रश्न कवर हो चुके हैं, ये लास्ट था, तो अभी 150 प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए हैं 3 महीने में। और लगभग मैंने बताया कि पूरे वर्ष में हम लोग 450-500 प्रश्नों तक पूरा कवर कर लेंगे। ईमानदारी से पढ़ते चलना है। मैं पीडीएफ उन्हीं साथियों को दूंगा, उन्हीं अपने छात्रों को दूंगा जो ईमानदारी से अभी हमारे साथ पढ़ते चलेंगे। यदि जो नहीं पढ़ेगा, लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मूड बिगड़ जाए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं बिल्कुल करता हूँ, तो मूड बिगड़ जाता है वो मैं फिर पीडीएफ नहीं दूंगा। इसलिए ईमानदारी से अभी से पढ़ते चलना है, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है कि पीडीएफ हमको मिल जानी है, वहाँ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप लोगों को फिर बेस तैयार होगा, आपको एक रास्ता दिखेगा कि हम लोगों को अब बेस में क्या क्या पढ़ना है। तो जितनी आप लोगों को समस्याएं या हो रही हैं, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी यदि आप लोग साथ साथ पढ़ते चलते हैं।